एग्जैक्ट मोमेंटम, ठीक है, मतलब बिल्कुल करेक्टली अगर आप कहो कि करेक्टली इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा और इसकी लोकेशन क्या होगी, ये दोनों चीजें बेटा एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हेजनबर्ग ने कहा था, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब एक साथ की बात का मतलब समझो। अगर आप बेटा अगर जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन को निकालना चाहते हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो कहां पर है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन तो बेटा मूव करता रहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कोई रुका हुआ थोड़ी है, वो तो मूव करता रहेगा। जब वो मूव करता रहेगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है ना आदित्य। तो ऐसे में अगर हम ऐसे कहें कि चलो इसकी फाइंड आउट करते हैं, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं या इसका मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन 100% एक्यूरेसी के साथ एक साथ नहीं निकाली जा सकती। तो इसीलिए उन्होंने मैथमेटिकली क्या लिखा था, देखो क्या लिखा है मैंने, डेल्टा x into डेल्टा p is always greater than equal to h upon 4 pi। ये एक्सप्रेशन का मतलब समझो क्या है। इस एक्सप्रेशन का मतलब है डेल्टा x का मतलब बेटा जो पोजीशन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो भी पोजीशन चेंज होगी, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप जो इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कल क्या बताया था, अगर आपको मान लो इसकी पोजीशन निकालनी है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है बेटा, तो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई लाइट को उसके ऊपर डालना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी चीज की पोजीशन देखना चाहते हो आदित्य, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो कि मैं कहां पर हूं, ठीक है, इधर पास आ गया, इधर दूर चला गया, ये चीज क्यों पता चल रही है आपको, समझना, लाइट बेटा आ रही है, मेरे से लाइट टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और आप लोगों की आंखों में जाके इमेज बन रही है, तब आपको पता चल रहा है कि यस, कि ये पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरीके से बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना है तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई व्हाइट लाइट यूज करनी पड़ेगी या कोई भी लाइट इस पर डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की सरफेस पर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन पर अगर व्हाइट लाइट या कोई लाइट टकराएगी तो उस लाइट के अंदर बेटा वो क्या होते हैं, फोटोन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पढ़ा है आपने, लाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको फोटोन बोलते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये जो फोटोन, ऐसे समझो एक्चुअल में लाइट नहीं टकरा रही, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है बेटा, क्या टकरा रहा है, एक फोटोन जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और जब भी कभी कभी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वहां पर बेटा कोलिजन जब होगा, जब आपस में टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम में चेंज आएगा ही आएगा। कितना चेंज आएगा, उसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p की वैल्यू बेटा कितनी होगी, इन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, h अपॉन 4 पाई के बराबर होगी या फिर इससे बड़ी होगी। कोई कांस्टेंट है ये h अपॉन 4 पाई बेटा क्या है, ये कांस्टेंट है, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और 4 पाई ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब आदित्य समझ में आया, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आप समझ रहे हो, मुश्किल चीज है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और लगभग बेटा इसकी वैल्यू को किसके बराबर रखते हैं, h अपॉन 4 पाई, अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो लिखेंगे h अपॉन 4 पाई अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या हुआ साक्षी, क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है या बिल्कुल ये सब समझ में आ गया। तो सर वो आदित्य की तरफ देखकर थोड़ा क्या गई, आदित्य को क्या हो गया, हाँ सर उसने मैसेज कैमरा किया ऑन, हमें, कैमरा ऑन नहीं किया, अच्छा, अरे ये हाँ वो पीछे का वो बैकग्राउंड चेंज करता रहता है ये, इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट से ज्यादा मुझे लगता है, पीछे एक दिन किताबें लगा रखी थी कुछ दिन पहले, फिर किताबें चली गई, अब ब्रह्मांड आ गया। अभी देखो जैसे जैसे गैलेक्सी के वो पढ़ रहे हैं ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ऐसा कभी कभी हाँ उसी हिसाब से दिमाग चेंज होता रहता है, आई एम गोइंग टू सक्सीड, अच्छा तो लिख रखा है आई एम गोइंग टू सक्सीड, तो ये भी अच्छी बात है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सक्सीड होने वाला हूं, तो बहुत अच्छा, ऐसे करते रहते हैं बच्चे इनोवेटिव चीजें। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आदित्य है ना, आदित्य को भी पता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी बच्चों का ध्यान भटक रहा है, और वो ऐसी कोई चीज भी नहीं लिखी बेटा, अच्छी चीज लिखी है, उसको कोड को पढ़ लो तो वो अच्छी चीज है। अगर उसको देखकर भी मुस्कुराओगे
उसको देखकर भी एंजॉय कर रहे हो, फिर तो आपका लाफ्टर, वो क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। अगर आप इस बोर्ड को देखकर भी मुस्कुरा रहे हो, इस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ खास लिखा हुआ है क्या लक्ष्य? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, सिर्फ मैंने ये लिखा है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और राइटिंग भी अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है, तो इसको देखकर भी अगर मुस्कुरा रहे हो तो कमाल की बात है फिर, चलो जो भी है। तो बेटा यहाँ पर हेजनबर्ग प्रिंसिपल को समझो, मैंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज कही है आपको, देखो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझ लो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है। डेल्टा एक्स का मतलब है बेटा चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन चेंज हो गई, बात कर रहे थे व्हाइट बेटा, तो मैंने कहा फोटोन टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, और फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी होती है परीक्षित, फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू। और फिर मैंने एक चीज और समझाई थी आपको, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दोगे बेटा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सोचो इस, अब देखना है मेरी बात समझना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी कम है क्योंकि शेल के अंदर मूव कर रहा है, आपने पढ़ा है माइनस नेगेटिव एनर्जी होती है ना, माइनस 2.121.8 ऐसे मान के चलो, और ये फोटोन चलता आ रहा है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये फोटोन जब इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कमजोर समझ के इस पर अटैक करेगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी लोकेशन भी, पोजीशन भी चेंज हुई, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बेटा, पोजीशन कितनी चेंज हो गई, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर गया, किधर कोऑर्डिनेट पढ़े ना आपने, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, अगर 3D प्लेन पे देखें तो इसकी कुछ मान लो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, मुड़ के इधर आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ है ना, इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया डेल्टा पी, लेकिन दोनों की वैल्यू बेटा किस हिसाब से चेंज होगी, h/4 पाई के अकॉर्डिंग चल रही। अगर एक चीज बढ़ेगी, देखो अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर डेल्टा एक्स बेटा, डेल्टा एक्स का मतलब है कि कितना पोजीशन चेंज होती है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती है बेटा, मुझे सोच के बताओ, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती है, और ये तो क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है, h/4 पाई कांस्टेंट है, तो अगर ये डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो डेल्टा पी क्या होगा, कम होगा। यस सर। ये वैसी इक्वेशन जैसे c इक्वल टू न्यू लैम्डा था ना, बिल्कुल वही कांसेप्ट है, यहाँ पर c तो कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, अब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घट रही है, ऐसे ही यहाँ पर अगर देखोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी बेटा तो डेल्टा पी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको थोड़ा समझाता हूँ, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, इसके कम और ज्यादा का मतलब होने समझना, सॉरी, अगर डेल्टा एक्स के कम होने का मतलब है, जैसे मान लो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई, या उसमें जो चेंज आया वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और डेल्टा पी कम होने का मतलब क्या है फिर, कि उसका जो मोमेंटम है, या तो मतलब मोमेंटम चेंज होगा ज्यादा, या फिर डेल्टा एक्स, एक चीज कम होगी दूसरी चीज बढ़ेगी, इस तरीके से रिलेशन काम करेगा, ठीक है। अभी और समझेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स की ऐसे समझाऊंगा, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करके भी देखेंगे। तो बेटा अब इसका देखो, मैंने फिर आपको सिग्निफिकेंस बताया था, ये तो रिलेशन हो गया हेजनबर्ग्स का प्रिंसिपल, सिंपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 इसका सिग्निफिकेंस क्या था साक्षी, इसको कहां पर यूज करेंगे सिग्निफिकेंस, चूहे वाला एग्जांपल याद है, तो क्या बताया था, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन, मान लो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और मैंने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, मतलब कोई लाइट इस पर डाली, व्हाइट कलर की लाइट, तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा, इसके अंदर किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर क्या होगा, क्या करेगा, रेडिएशंस जो है रेडिएट करेगा एनर्जी, लैम्डा की वैल्यू आएगी, है ना, इस तरीके से पोजीशन चेंज होगी। रुको, अगर हम देखें, हाँ, सीधे सीधे हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल को अगर समझें, अगर अपने लाइफ के एग्जांपल से, तो मैंने कहा था जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर व्हाइट लाइट डालोगे बेटा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज होगी, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसको बेटा आप क्या कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो। अगर आप लाइट इस पर डालोगे तो असर आएगा। अगर यही चीज अगर हम समझे, किसी रेड का एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे मान लो टॉर्च की लाइट से अगर आप किसी रेड पर डाल रहे हो तो रेड की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है, देखो फोटोन जो आप डाल रहे हो, जो लाइट डाल रहे हो, उसके जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी बेटा इस रेड की एनर्जी से काफी कम होती है, इसलिए कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि रेड भाग जाएगा, ठीक है, वो चीज समझाई थी आपको। उसी तरीके से आप ऐसे मानो, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मेरे पर बेटा ये लाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं बोल सकता बेटा परीक्षित की लाइट आ रही है, ये सनलाइट मेरे को मिल रही है, एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि मेरी पोजीशन को चेंज कर दे, मैं यहां से अपने आप पीछे जाने लगूं, ये रेडिएशन इतने पावरफुल हो जाए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, है ना, किसी किसी मूवी में वो रेडिएशन निकलते हैं। 2.0 जो है उसमें यही दिखाया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गए सारे, और इधर उधर वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा कुछ, ऐसा इतना पावरफुल नहीं होता, ठीक है। ये कब हो सकता है साक्षी, कब हो सकता है बेटा, जब फोटोन इतना पावरफुल हो, जो एनर्जी मतलब जो लाइट मेरे पर आ रही है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट हो कि मेरी एनर्जी, मतलब मेरी जो एनर्जी है उसको इफेक्ट कर पाए, और इसी वजह से मेरी पोजीशन को भी चेंज कर दे। तो ऐसा प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं होता। व्हाइट लाइट अगर किसी पर डालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि व्हाइट लाइट डालने के बाद ये जो मोबाइल है वो मूव करने लगे अपने आप ऐसे करके, तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ कहानियों में होता है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में होता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बेटा नहीं होगा। मैंने आदित्य पहले ही बोला था आपको, ये दोनों प्रिंसिपल जो थे, यानी डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जो था, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है बेटा, ये क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी फिजिक्स जहां पर बेटा हम बड़े पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, जहां पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की ही स्टडी करेंगे, और ये प्रॉपर्टी काफी अलग है। एक नॉर्मल पार्टिकल पर अगर आप देखोगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को लगा के, तो जैसे मैंने बताया वो अप्लाई हो ही नहीं रहा है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं या किसी चौक की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं बेटा इस चौक पर व्हाइट लाइट डालने के बाद ऐसा नहीं चौक अपने आप मूव करने लग गई, ऐसा होगा क्या तबशीर? ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूर मूव करते हैं। इस चौक के अंदर बेटा जो एटम्स है और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर फर्क पड़ रहा है, उन पर बेटा फर्क पड़ रहा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है बेटा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ये सिर्फ कहां पर अप्लाई होगा बेटा, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दिस फिनोमेना, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बोलो कहां पर, माइक्रोस्कोपिक चीजें जो है, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। तो बच्चों ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि माइक्रोस्कोपिक जो चीजें हैं, इसी में आपको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दो प्रिंसिपल पढ़ने हैं। एक हमने डी ब्रॉगली पढ़ लिया, एक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। और यही बेटा इसका क्या है, सिग्निफिकेंस भी कहलाएगा। यही बेटा क्या है इसका सिग्निफिकेंस। अब बेटा सबको क्लियर हुआ हाइजेनबर्ग? अब एक बार मैं इसको न्यूमेरिकल भी समझाता हूं, इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी समझेंगे जिससे डेल्टा एक्स की वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है। ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, नोट्स के अंदर भी बेटा मैंने दिया हुआ है। देखो एक बार, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, एक बार बेटा क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज एक्यूरेट अप टू 0.02%। एक बार क्वेश्चन देखो। अब बेटा यहां पर जो मैंने आपको कहा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, आप याद करो फिजिक्स के अंदर आप लोग एरर निकाल रहे हो, चैप्टर 1 में एरर निकालते हो, तो उसमें बेटा एरर को कैसे लिखते थे? जिस भी चीज के अंदर एरर होती थी डेल्टा लगाते थे उसके आगे, है कि नहीं? ये वही चीज है बेसिकली। डेल्टा एक्स का मतलब बेटा ये है एरर, कितनी एरर होगी इसमें, कितनी अनसर्टेनिटी होगी, कितनी वैल्यू आपकी गलत आएगी। जैसे एग्जैक्टली तो कुछ और पोजीशन हो गई, आप मेजर करना चाहते थे इलेक्ट्रॉन की उस टाइम की पोजीशन, लेकिन एक्चुअल में चेंज हो गई। तो डेल्टा एक्स का मतलब है बेटा चेंज इन पोजीशन, या फिर इसको एरर भी बोल सकते हैं। ये एरर है, पोजीशन के अंदर कितनी एरर आई और मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया। तो न्यूमेरिकल से समझते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया सबने। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड
5%। इसमें एक्यूरेसी बेटा कितनी दे रखी है, ये स्पीड की वेलोसिटी की एक्यूरेसी दे रखी है 0.005%। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन इट्स पोजीशन। तो आपको यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा निकालनी है और आपको डेल्टा वी दे रखा है, मतलब कि बेसिकली डेल्टा वी यानी पोजीशन के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो दे रखी है। इसके साथ साथ आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और आपको बताना है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे समझो, आपको डेल्टा वी दे रखा है, मतलब वेलोसिटी के अंदर बेटा कितना एरर आ रही है, डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं, एक बार देखेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है, दैट इज ve is equal to 600 मीटर पर सेकेंड। 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी गिवन है। इसके बाद बोलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो भी लिख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है me is equal to 9.1 into 10 power -31 kg, ठीक है बेटा। इसके बाद h की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, h की वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगली चीज क्या दे रखी है, कितनी अनसर्टेनिटी है बेटा, कितनी अनसर्टेनिटी दे रखी है, विच इज एक्यूरेट अप टू 0.005। एक्यूरेसी बेटा कितनी है 0.05 तक, यानी कि आपको बेटा ये बेसिकली क्या दे रखा है, एरर भी लिख सकते हैं या अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेल्टा वी बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। डेल्टा वी आपको गिवन है यहां पर कितना 0.005। अब बेटा देखो डेल्टा वी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन में दे रखा है 600 ये वेलोसिटी है और इसमें से कितना बेटा एक्यूरेट है, ये सिर्फ 0.005%। तो जब आप फिजिक्स में पढ़ते थे परसेंटेज एरर निकालते थे बेटा, क्या निकालते थे, परसेंटेज एरर निकालते थे। तो अभी ये बेटा परसेंटेज अभी सिर्फ ये क्वेश्चन में गिवन है कि 0.005% एरर है इसकी वेलोसिटी के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी एरर होगी, उसकी v की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा v की, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज एरर को कैसे चेंज करते थे, ऐसे लिखेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू, देखना 0.005% ऑफ, किसका परसेंट है ये 600, बोलो 0.005% ऑफ 600, ठीक है बच्चों। ऐसे निकालते हो परसेंटेज एरर, जैसे मान लो आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है 600, ठीक है, उसमें से बेटा बोल रहा है कि इतनी एरर है कि 0.005% उसमें एरर या अनसर्टेनिटी है। तो अगर उसको परसेंटेज से नॉर्मल क्वांटिटी में निकालना चाहेंगे, जैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, वही है 0.005 और इसको सॉल्व कर लो, कैसे लिखेंगे बेटा 0.005 600 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 होगा, 100 से आपको यस सर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 into 10 की पावर -2, 3 into 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। राहुल समझ में आ गया कैसे निकाला हमने डेल्टा वी की वैल्यू को, कैसे निकाला, जैसे फिजिक्स में करते हो वही है, सिंपल है। अब डेल्टा वी की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई, अब हम यूज करते हैं हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या कहता है, हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये लगभग मैंने बताया था आपको अप्रोक्सीमेटली h/4 पाई के बराबर रख लेंगे।
है ना, ग्रेटर देन भी होता है, इक्वल टू भी बताया था, अप्रोक्सीमेटली कई बार बराबर भी ले लेंगे। जब न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो बेटा बराबर करना पड़ेगा, ठीक है लक्ष्य। तो यहां ध्यान दें सभी बच्चे, बेटा नोट्स में मत देखो, इधर देखो बोर्ड पर। अब यहां पर देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है क्वेश्चन में। ये क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स यानी पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है। आदित्य यही पूछा है, व्हाट कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा पी को बेटा कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा m इंटू वी लिख सकते हैं, लेकिन मास तो बेटा कांस्टेंट होता है, क्या मास के अंदर कोई एरर आ सकती है, मास तो एक एब्सोल्यूट इनटू डेल्टा वी। बच्चों इस स्टेप समझ में आ रहा है, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। सर ने बताया होगा कि जो कांस्टेंट होता है उसके अंदर एरर नहीं होती। जैसे बेटा मास जो है वो कांस्टेंट है तो उसके अंदर बेटा एरर नहीं आएगी, m को बाहर रखेंगे, m इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है आदित्य। सर कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। निकाल रहे हो तो बेटा, अच्छा नीचे का दिख नहीं रहा है, रुको। अब ठीक है। तो बेटा अगर इसमें मोमेंटम के अंदर एरर निकाल रहे हो तो कैसे लिखोगे, m बाहर आ जाएगा और डेल्टा भी बन जाएगा। अब आपके पास देखो क्या चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, डेल्टा भी निकाल लिया, डेल्टा भी निकाल दिया, h की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा x बेटा आएगा, डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारी चीज उधर लेता हूं, h अपॉन 4 पाई 1 अपॉन m डेल्टा v, सारी वैल्यू बेटा पुट कर दो, वैल्यू पुट करते हैं 6.626 10 की पावर -34 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू m ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा क्वेश्चन के अंदर, पुट कर दो 9.1 10 की पावर -31। डेल्टा v की वैल्यू बेटा कितनी निकली है, डेल्टा v 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2 बेटा, बोलो। सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी है, देख लो सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें। इसको अगर बेटा सॉल्व करेंगे, इफ यू विल सॉल्व ऑल दिस, तो डेल्टा x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, आप लोग बाद में लिखना बेटा इसको सॉल्व करके कितना आता है, इसकी वैल्यू अभी मैं बता देता हूं 1.93 इंटू 10 की पावर -3, 1.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आएगी। देखो बच्चों, तो ये जो वैल्यू आई है इसका क्या मतलब समझ रहे हो, ये बेटा अनसर्टेनिटी है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में बेटा कितना चेंज आ सकता है, 1.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इतनी डिस्टेंस का गैप हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कुछ और होगी और जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो कुछ और, ठीक है। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आई। बोलो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन ये। आज होमवर्क में एक बार न्यूमेरिकल को, हाँ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी कराता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये आया सबको, यस 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 सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो, सेकंड क्वेश्चन भी है बेटा उसमें। अच्छा आप लोगों को बेटा मैंने जो बुक दी है उसमें से आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस देखने शुरू किए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस बेटा निकाले प्रीवियस ईयर के, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते रहो और आप लोग अपने डाउट तैयार रखो, फिर जैसे ही चैप्टर होता है, ठीक है, 3-4 क्लासेस के बाद फिर हम उन न्यूमेरिकल्स को करना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। ये भगवान क्या है, अब न्यूमेरिकल करते हैं एक बार।
सेकंड क्वेश्चन बेटा देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, फॉर्मूला भी यही यूज करने वाले हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का यूज करेंगे बेटा इसमें भी। देखो क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा, आदित्य क्वेश्चन में क्या चीज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, बताना जरा, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन्स, एक माइक्रोस्कोप है बेटा जिसमें से फोटोन्स निकल रहे हैं ना, लाइट निकल रही है। अब ये लाइट बेटा क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, और इसमें बेटा जो डिस्टेंस है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा क्या दे रखा है, बताइए आदित्य, कौन बता सकता है बेटा कि ये 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग किस चीज की वैल्यू है। देखो जरा 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, यहां पर पोजीशन को ही तो बोलेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है, और एग्जैक्टली अगर देखें तो वो कहना चाह रहे हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू है ना, जितना पोजीशन के अंदर चेंज आएगा, ये बेटा अनसर्टेनिटी है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब इलेक्ट्रॉन जो उनको मिला है ना, उसकी पोजीशन मिली है, तो उसमें बेटा कितना चेंज आ सकता है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग का आ सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है निकालना क्या है आपको, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, यहां पर बेटा वेलोसिटी के अंदर कितना अनसर्टेनिटी है, डेल्टा वी की वैल्यू आपको निकालना है। तो इस प्रिंसिपल को लगाओ फिर दोबारा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है बेटा, है ना। इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें डेल्टा एक्स दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में डेल्टा एक्स निकालना था, इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स दे रखा है, बाकी सारी चीजें तो आप पुट कर दोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को कैसे लिखेंगे, फिर वही इसको खोलेंगे, m इंटू डेल्टा वी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, h अपॉन 4 पाई, ठीक है, h अपॉन 4 पाई, और बेटा डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू m, है ना, m भी नीचे आ गया, बस सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, 6.626 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई 3.14, डेल्टा एक्स बेटा क्या है, व्हाट इज डेल्टा एक्स, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एसआई यूनिट में निकाल रहे हो बेटा तो पहले गलती मत करना ये बच्चों, पहले इसको क्या कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा ना, 10 की पावर माइनस 10 में चेंज कर दो इसको, 10 की पावर माइनस 10, तो ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 11 मीटर। देखो तो इसको यहां पर बस ये वैल्यू पुट करके हम ध्यान रखेंगे, 10 की पावर माइनस 11 इंटू m कितना है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30, बस ये पुट कर दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन बेटा जो आते हैं ना, क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बस आपको ये चीजें हैं कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भाई डेल्टा वी को कैसे निकाला, डेल्टा एक्स को कैसे निकाला। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, कितना आंसर आ रहा है इसका 5.79, ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार आज दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व करके देखना अपने आप कि निकला कि नहीं। ठीक है, बोलो बेटा मुश्किल लगा क्या? अब तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिकली भी आपने देख लिया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं, है ना। एक चीज में बेटा अनसर्टेनिटी दे रखी होगी तो दूसरी चीज की अनसर्टेनिटी को निकाल सकते हैं, बस ये चीज है।
चलो, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला लिखा हुआ बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इंतजार खत्म हुआ, बहुत सारे मॉडल पढ़ लिए हमने, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, डी ब्रॉगली पढ़ ली, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया, और अब हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नसीब हुआ है। तो इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बेटा देखें उससे पहले कुछ और चीजें भी आपको, अब एरविन श्रोडिंगर देखो, यहां पर अगर नोट्स के अंदर देखोगे तो यहां पर कुछ दिया हुआ है, नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो मैंने आपको अभी समझा चुका हूं, कल की क्लास में भी बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी परीक्षित क्वांटम मैकेनिक्स की। न्यूटन वाली मैकेनिक्स से काम नहीं चल रहा था, क्या बात हो गई थी, क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? माइक्रो पार्टिकल नहीं, स्टडी तो कर रहे हैं बेटा, स्टडी तो कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि न्यूटन के लॉ जो अप्लाई होते हैं, तो यहां पर बेटा क्या था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए देखा गया कि दो प्रिंसिपल जो निकल के आ रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर डी ब्रॉगली और ये जो आपने किया, ये दोनों प्रिंसिपल बेटा जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं, या छोटे पार्टिकल्स के ऊपर के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इनका सिग्निफिकेंस जो है, मैंने बताया था छोटे पार्टिकल्स के लिए है ना, यही लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हो, दैट क्लासिकल मैकेनिक्स, जो ट्रेडिशनल मैकेनिक्स है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसको क्लासिकल भी बोल सकते हैं। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज, ठीक है, क्लासिकल का मतलब पुरानी। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बेटा किस पर बेस्ड थी, न्यूटन के लॉज पर बेस्ड थी, बताया था मैंने आपको। was successful in explaining the motion of macroscopic bodies। बेटा न्यूटन के लॉ किस चीज को आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का मतलब है हैविंग लार्ज साइज और मास, ठीक है, जिनका साइज और मास क्या हो, ज्यादा हो, उनको मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बोल सकते हैं। तो उन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज या बॉडीज का अगर आपको मोशन निकालना है तो वो बेटा एक्सप्लेन होता है न्यूटन के लॉ। लेकिन न्यूटन के लॉ मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक चीजों को, जैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे हमने डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़े हैं, तो बेटा यहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स बिकेम द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। तो क्वांटम मैकेनिक्स का समझ में आ गया, ये यूज है। अब आपको मैं बताता हूं, एक और आदमी इसमें आएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले बेटा दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, एक तो डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अलावा एक और नाम है जिनका नाम है एरविन श्रोडिंगर, एक साइंटिस्ट थे बेटा एरविन श्रोडिंगर। अब ये थोड़ा मुश्किल चीज है, इसको समझना, आपको थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की। एक्चुअल में बेटा ये मैकेनिक्स जिसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान तो इनका ही है, एरविन श्रोडिंगर का। 1926 में इन्होंने बेटा एक अपनी वेव मोशन की थ्योरी दी। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी जो आपको नोट्स के अंदर दिख रही होगी, काफी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है ना बेटा, समझ में भी नहीं आ रही होगी क्या लिखा है, तो लास्ट में फाई है क्या, क्या लास्ट में फाई है वो, हाँ ये सिंबल, हाँ बेटा फाई है लास्ट में, रुको फाई, हाँ फाई है, फाई सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है बेटा, अभी बताऊंगा क्या है। ये जो ऐसा दिख रहा है तो साई है, जो ऐसा त्रिशूल दिख रहा है ना, त्रिशूल, सबसे जो त्रिशूल है वो उसको साई बोलते हैं, साई सिंबल है ये, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन है बेटा, वेव फंक्शन। अच्छा आप लोग मैथ्स के अंदर फंक्शंस पढ़ रहे हो अभी, 11th क्लास में है क्या फंक्शंस, आई थिंक 11th में तो है फंक्शंस, रिलेशंस, है ना। तो उसमें फंक्शंस के अंदर बेटा जैसे फंक्शंस होते हैं ना, ऐसे मान लो कि वेव भी बेटा कैसे चलती है, एक वेव भी बेटा एक फंक्शन की तरह चलेगी, जैसे उसका जो मोशन होगा ना वो एक वेव के फंक्शन, सॉरी वेव के मोशन को आप एक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और इस तरीके से लिखेंगे उसको, श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, इनका नाम था पूरा एरविन श्रोडिंगर, ठीक है बेटा। तो ये श्रोडिंगर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन का बेटा जो मोशन होगा है ना, वेव की फॉर्म में जो मोशन होगा उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, जिसको लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर
प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b इंटू साई इज इक्वल टू 5। तो बेटा ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, ये आपको कभी पूछी भी नहीं जाएगी, डोंट वरी, ये कभी पूछी भी नहीं जाएगी ऐसे कि ये क्या है। बस इसको, इसके सिग्निफिकेंस को समझो, इसकी वेव फंक्शन को समझने की कोशिश करना। ये बेटा एक सिंपल से क्या है, ये फंक्शन है बेटा बच्चों, ये एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, इसको बोला जाता है दिस इज ए वेव फंक्शन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे अभी, आई थिंक 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में पढ़ना है, तो तब जाके ये चीज समझ में आएगी ये क्या चीज है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो पता होगा बच्चों, चैप्टर भी आपका मैथ्स का 11th क्लास में डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इसमें एक इक्वेशन बनती है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं बेटा। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको भी अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते तो समझ लो, ठीक है। तो यहां पर अगर बच्चों देख रहे हैं आप, तो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो ये साई बेटा एक फंक्शन है, साई क्या है, एक वेव फंक्शन है, ठीक है। एक एक करके चीजें बताऊंगा आपको। साई इज द एम्पलीट्यूड, लिख देता हूं, साई का मतलब क्या बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा, अगर मान लो किसी वेव की तरह चल रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी वेव की तरह चल रहा है, उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो उनको बेटा हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को क्या किस फॉर्म में लिख रहे हैं, साई की फॉर्म में। इस साई का क्या मतलब है, ये साई सिंबल है, तफसील, ठीक है, त्रिशूल नहीं है, ये साई है, ये साई है बच्चों, याद कर लो इसको, इस वर्ड का मीनिंग याद कर लो, ये साई बोलते हैं इसको, ग्रीक सिंबल, ठीक है। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसके अलावा बेटा और देखो क्या क्या चीज है। अब देखो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस, वाई, जेड। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेटा 3 डायमेंशन में कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा बताओ तफसील, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। बेसिकली वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, उसकी कोऑर्डिनेट तो तीनों एक्सिस पर होंगे, एक्स पे भी कोई पोजीशन होगी, वाई पर भी कोई पोजीशन होगी, और जेड एक्सिस पर भी कोई पोजीशन होगी। तो जैसे आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे तो बेटा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, देखना ऐसे लिखते थे 3 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन एक्चुअल में बेटा 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाई में और ये जेड में, ये इसकी पोजीशन है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ठीक वैसे ही बेटा ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाई तो साई तो हो गया एम्पलीट्यूड, और इसकी इक्वेशन किसके टर्म में दिख रही है आपको बेटा, पोजीशन दिख रही है एक्स वाई जेड, समझे। एक्स वाई और जेड बेटा क्या चीज है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, ये बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट है किसके, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, these are the coordinates of position of electron, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसके लिए। जैसे अभी मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लो इस पोजीशन पर, तो इस पर कोई इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी, है ना, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर एक टर्म और आपको दिख रहा है, ये तो बेटा कांस्टेंट हो गए ये सारे, पाई स्क्वायर का मतलब पाई कांस्टेंट हो गया, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो बच्चों पता है आपको। E का मतलब क्या है यहाँ पर, E और V का मतलब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E, E यहाँ पर क्या है और V क्या है यहाँ पर, और एक जो लास्ट में लिखा है ये क्या है, E V और फाई, ये सब चीजें क्या है। तो बेटा देखो E का मतलब है, E है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी टोटल, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E is the total energy of electron, ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये टोटल। हाँ बोलो सर, वो पाई के पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने पाई के पहले,
इज सर इक्वल वो टू, वेव फंक्शन के रुको रुको, ये इज इक्वल टू नो सर ये लेफ्ट साइड। ये ये साई है ना, अरे बोलता रहा हूँ साई, त्रिशूल। सर जो वेव फंक्शन हाँ। के बाद लिखा है लेफ्ट साइड में देखो। अच्छा वो फाई है, ये फाई बोलते हैं बेटा इसको, सुनो, ये फाई होता है इस तरीके से, ऐसा, ये सिंबल है, ये मैथ्स में पढ़ोगे इसके बारे में, फाई बोलते हैं इसको, फाई, फाई बोलते हैं इसको, इसको साई बोलते हैं, इसको फाई, एक साई और एक फाई, ठीक है, ये साई है, देख लो कैसे याद सर करोगे, पाई के ये साई है, फाई, हाँ बोलो, पाई के बोलो। बाजू वाला। फाई के बाजू वाला और कौन सा बाजू वाला है, अरे क्या चीज पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा, ये इक्वल टू है, इजिकल टू का साइन लगा है बेटा, इजिकल टू, अरे इजिकल टू है ये। ओके सर। ये सोच रहा है पता नहीं कौन सा सिंबल आ गया ये ऐसा वाला, अरे भगवान ये इजिकल टू का साइन है, ठीक है, इजिकल टू लिखा है। अब बेटा देखो ई का मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, वी का मतलब क्या होगा, वी क्या होता है, यहां पर बेटा वी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर लिखा हुआ है जो उनकी इक्वेशन थी उसमें वी का मतलब था बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करता है तो आप लोगों को पता होगा बेटा जैसे एनर्जी होती है तो एनर्जी तफसील दोनों तरह की हो सकती है, पोटेंशियल टोटल एनर्जी अगर निकालोगे है ना, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ई मानी है उन्होंने, उसमें से वी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब जैसे कोई ये मान लो चौक मूव कर रहा है, क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल भी होती है, हाँ ये बात है कि जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, तो वही लिखी है बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। और लास्ट में साई जो लिखा है, ये लास्ट में जो साई लिखा है ये एक तरह का बेटा फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो जैसे फंक्शन और रिलेशन में आप पढ़ रहे होगे बेटा मैथ्स के अंदर, तो वहां पर फंक्शन और रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं तफसील, अगर दो चीजें हैं, जैसे मान लो ये चौक है, डंडा ले लेता हूं ये वाला, हाँ ये देखो ये दो चीजें हैं, अभी ये दोनों के बीच में एक फंक्शन क्रिएट करो, फंक्शन का मतलब क्या है बेसिकली, जैसे मान लो अगर ये चौक मूव कर रही है तो ये स्टिक भी मूव कर रही है, मान लो दोनों चीज मूव कर रही है एक दूसरे के साथ, तो इनके बीच में एक रिलेशन तय हो गया, जैसे मान लो इसकी 1 वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मान लो 10 है, इसकी 1 स्पीड के लिए इसकी वैल्यू 10 है, तो ऐसे करके बेटा एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स में पढ़ते हो, रिलेशन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही यहां पर बेटा दो चीजों के बीच में रिलेशन दिख रहा है आपको, देखो एक तो ये साइन, एक तो ये साइन जो कि मैंने बताया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, यहां पर अगर देखेंगे तो ये फाई एक अलग कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, ये इक्वेशन बन के आई। अब इसका मतलब समझाऊंगा आपको, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर इस पूरी इक्वेशन को बेटा, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम साक्षी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, सुनना, इस पूरी इक्वेशन को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं लक्ष्य, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं h इंटू साई, एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, इसी को बोलते हैं यहां पर ये बेटा शॉर्ट में इसको डिनोट कर सकते हैं। ये सारी इक्वेशन जो दिख रही है ना आपको, यहां से लेकर, सुनो, यहां से लेके यहां तक, ये सारा बेटा किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर समझते हो, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, परसेंटेज निकालते हैं, कोई भी चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे बेटा ये भी एक तरह का क्या है, इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, इसका नाम है हैमिल्टन ऑपरेटर,
तो श्रोडिंगर ने तो ये इक्वेशन दी थी, एक बेटा दूसरे पर्सन थे हैमिल्टन, तो हैमिल्टन ने उसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करी और उन्होंने फिर इसका नाम बोल दिया कि ये एक हैमिल्टन ऑपरेटर है। क्या है बेटा, हैमिल्टन ऑपरेटर, ये उनके नाम के ऊपर आ गया हैमिल्टन ऑपरेटर। तो जैसे मान लो हम कहते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन करना एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है, परसेंटेज निकालना, वैसे ही हैमिल्टन भी बेटा एक तरह का क्या है, ये ऑपरेटर है। ये चीजें बेटा थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी लक्ष्य यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है, ये ऑपरेटर भी कम समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटर में सिंपल से समझा रहा हूं, जैसे मान लो अगर मुझे किसी पर सब्ट्रैक्शन करना है तो वो बेटा एक तरह का एडिशन ऑपरेटर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑपरेटर। ऐसी किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है दो क्वांटिटी को, तो वहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर है ये सारा, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, बेसिकली बेटा इस इक्वेशन को लक्ष्य सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हैमिल्टन ऑपरेटर का यूज किया, एच कैप लिख रहे हैं इसको, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसका नाम हैमिल्टन ऑपरेटर है, ठीक है। मैथमेटिकल का मतलब बता दिया आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इस तरह के ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा, ई तो एनर्जी हो गई, तो ये पूरी इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, इस तरीके से। बहुत ज्यादा इसमें से कुछ चीजें आती नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, हैमिल्टन ऑपरेटर है, ये श्रोडिंगर की इक्वेशन है, इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्या है, इसका हम कहां यूज करेंगे वो बेटा आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार नोट्स पढ़ो बेटा, ये जहां पर लिखी इक्वेशन उसके आगे नोट्स पढ़े एक बार। इस इक्वेशन को तो आप ज्यादा समझना भी नहीं है, आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें कि क्या चीज है, क्योंकि अभी आपको नहीं आएगी समझ में। अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा मैथ्स में नहीं पढ़ा है, जब आप ये इक्वेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो एक बार मैं इसके बाद आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं। सिग्निफिकेंस में बेटा देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एन स्क्वायर, किसी फंक्शन के जो साई मैं आपको बता रहा हूं, ये बार बार साई, इसका क्या मतलब है और साई स्क्वायर का क्या मतलब है। तो बेटा यहाँ पर साई स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, देखो साई का मतलब क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो बच्चों याद करो, एक बार मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या चीज होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर कोई वेव है उसका एक एम्पलीट्यूड है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्या चीज कहलाती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहलाती है। तो बेटा एक तरीके से आप लोग देखो इस बड़ी चीज को देख के घबराओ मत, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपल। ये कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, सुनो, एक इलेक्ट्रॉन बेटा जब मूव करता है तो मूव करते वक्त वो वेव की तरह मूव करेगा, है ना बेटा, वेव की तरह मूव करेगा और पार्टिकल कैरेक्टर भी है उसके अंदर। तो बस ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रही है कि उसका जो मोशन है ना वो वेव की फॉर्म में होगा, जिसको हम बोलेंगे वेव मोशन बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, जो भी मैंने इक्वेशन लिखी इसको एरर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ये वेव फंक्शन है, ठीक है। वेव किस तरीके से आगे चल रही है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेटा वेव की तरह आगे चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, जो भी मैंने इक्वेशन लिखी बेटा उस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। चलो अब साई स्क्वायर का इंपोर्टेंस समझ लो, इस साई का यहाँ पर क्या मतलब है, साई जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं बेटा, साई को वेव फंक्शन बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका स्क्वायर बेटा मैंने बताया क्या देगा आपको, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि साई स्क्वायर बार बार बोल रहा हूं, ये बेटा क्या वैल्यू देगा आपको, किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होगी बेटा, तफसील, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव है उस वेव की एनर्जी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, साई स्क्वायर, क्योंकि साई क्या है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो साई स्क्वायर का मतलब बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ
वेव, है ना, इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो किस तरह की वेव को प्रोड्यूस करेगा? जो वेव चल रही है, सुनो, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना, इंटेंसिटी कितनी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? साई स्क्वायर का इंपोर्टेंस क्या है? बहुत छोटी सी चीज है। साई स्क्वायर का मतलब है कि कितनी इंटेंसिटी होगी। अब यहां पर देखो प्रैक्टिकली बेटा, तफसील ये सब मैथमेटिक्स तो चीजें अलग है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। इस साई स्क्वायर का बेटा बेसिकली क्या यूज होगा? ऐसा क्या चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, इस साई की वैल्यू को निकाल के हमने क्या हासिल किया, या श्रोडिंगर ने क्या चीज हासिल करी, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो नोट्स में लिखा हुआ है कि साई स्क्वायर का बेटा मतलब क्या है। साई स्क्वायर का मतलब है बेटा किसी भी पॉइंट पर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो जैसे मान लो बेटा कोई एटम है, एटम के अंदर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स जगह तो है नहीं, है ना तफसील। तो किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन मान लो इस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं? साई स्क्वायर का यूज करते हैं। साई स्क्वायर का इंपोर्टेंस क्या है? ये बेटा आपको क्या देती है? इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है किसको? इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी संभावना है। लक्ष्य इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। जैसे एक पोजीशन पर मैंने कहा कि जैसे मान लो ये चौक है, अगर आप मुझसे पूछो कि सर बताओ इस पोजीशन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसकी क्या संभावना है, तो बेटा अब यहां पर तो बहुत सारी पोजीशन हो सकती है, इस छोटी सी चौक के अंदर बहुत सारी पोजीशन हो सकती है तफसील, है ना। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो उसके लिए बेटा आप क्या, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको? साई स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साई स्क्वायर से हम क्या ढूंढ सकते हैं बेटा? गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट की बात करते हैं, है कि नहीं। जैसे आपको अभी समझाता हूं एग्जांपल, थोड़ा और समझने की कोशिश करो। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन किसी पोजीशन पर है, लक्ष्य एक रैंडम भी कोई पोजीशन दे देता हूं, देखो इस तरह की कोई डायमेंशन देता हूं 3 5 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी बेटा कहां पर है? अगर 3 डायमेंशन में देखें तो उसकी एक्स एक्सिस 3 है ना, 5 वाई एक्सिस पर और जेड 4 है, इस तरह के डायमेंशन है। अब इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या है तफसील? इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कितनी है? जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन 100% मिल जाएगा तो 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन संभावना तो बेटा कितनी भी हो सकती है, 0 से लेके 1 तक लाई करती है। किसी चीज की संभावना क्या होती है? जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। लेकिन आप निकालोगे कैसे? ये जो इक्वेशन आपको बताई है, जो आपको डेल्टा एक्स स्क्वायर की जो इक्वेशन बताई है, इसमें आप क्या करोगे? तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को पुट करोगे, एनर्जी की वैल्यू को पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पुट करोगे, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी कि इलेक्ट्रॉन की संभावना कितनी है। तो बेसिकली जो साई स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, इस इक्वेशन से साई की वैल्यू निकालोगे और फिर साई से आप क्या निकाल सकते हो? साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू से बेटा आपको क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, कितनी संभावना है इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आया बेटा कुछ समझ में या नहीं? यस हाँ, थोड़ा सा बेटा देखो, ये बेटा बेसिकली क्या है ना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा बड़े लेवल पर हुई हैं, समझ रहे हो। तो श्रोडिंगर ने बहुत स्टडी करी, उसके बाद ये सब इक्वेशन बनाई, और उसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है तब से। तो आप लोगों को ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन निकला है बेटा हमारा, यानी जो साई स्क्वायर जो निकला है, उससे अपने को क्या मिलेगा बेटा? इंटेंसिटी ऑफ वेव, कि जो वेव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी उसकी वैल्यू है, और उसकी वैल्यू से ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी ज्यादा है। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तफसील, अगर किसी वेव की इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहीं आसपास ही है, वहां ज्यादा संभावना है। जैसे ऐसे समझ लो
इस चौक के अंदर बहुत सारी पोजीशन हो सकती है ना, मैंने बोला। अब मान लो यहाँ पर कई जगह से रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो मान लो इस पर कई सारी पोजीशंस है, तो अगर आपने कोई पोजीशन पर साई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया लक्ष्य है, और साई स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या लगेगा कि सर इसके अंदर संभावना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पोजीशन पर होने की उसकी संभावना ज्यादा है। अगर मान लो दूसरी जगह निकाल रहे हो, कोई और क्वांटिटी, कोई और पोजीशन है, कोई और कोऑर्डिनेट्स है, वहां पर निकाल के देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की कितनी वो होगी, क्या बोलते हैं आपका, किसी और पोजीशन पर अगर देख रहे हो कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो हो सकता है बेटा वहां पर इंटेंसिटी कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि इंटेंसिटी ही कम है। जब वेव प्रोड्यूस होने की इंटेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना भी कम है। तो बेटा ये सब चीजें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बड़े लेवल पर समझो कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई एटम के अंदर, बेटा कोई एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होती है, खाली होती है। बच्चों याद करो, एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो खाली है, इसीलिए मैं बार बार प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तब से। तो सारी स्पेस खाली है, उसमें कुछ ही तो इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के पूरे एटम के अंदर एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, प्रोटॉन होता है खाली, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो सोचो इतने बड़े एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा मयूरी, इसकी संभावना देखेंगे किस पोजीशन पर हो सकता है। तो बहुत सारी पोजीशन हो सकती हैं, समझ रहे हो, बहुत सारी पोजीशन हो सकती है बेटा, लाख करोड़ों पोजीशन हो सकती है जहां पर इलेक्ट्रॉन, और किस पोजीशन पर अभी होगा। जैसे मान लो इस सेकंड पर देखा तो अभी इस पोजीशन पर है, फिर उस पोजीशन पर, इस तरीके से चेंज कर रहा है, वो लगातार चेंज करता जा रहा है। तो इसीलिए बेटा किसी पोजीशन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए श्रोडिंगर ने ये काम किया, साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी, और फिर उससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी पोजीशन पर कितनी संभावना है। 100% तो कह ही नहीं सकते हम इलेक्ट्रॉन की बेटा एग्जैक्टली पोजीशन को नहीं निकाल सकते, ये मैंने आपको हेजनबर्ग प्रिंसिपल में बता दिया, ठीक है। आया बच्चों समझ में कुछ? ठीक है। yes, इसके बाद बेटा अब मैंने एक टर्म आपको बोला वेव फंक्शन। देखो बच्चों मैंने बोला वेव फंक्शन, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेव फंक्शन होता क्या है, इसके बाद एक और चीज इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब बेटा यहां पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली देखो क्या है ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, ये डेफिनेशन बस करा देता हूं। द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। एक तरीके से बेटा ये क्या है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का मतलब क्या है। अब क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है, तफसील इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जैसे देखना एक बार, जैसे मान लो ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, शेल के अंदर मूव कर रहा है। तो यहां पर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो सकती है, देखो मैंने बताया बहुत सारी पोजीशन हो सकती है। देखो कहां कहां पर हो सकता है, अगर डॉट से बनाऊं, अगर डॉट से बनाऊं तो कैसे दिखेगी आपको, ये देखो बहुत सारी पोजीशन है, लाखों करोड़ों पोजीशन है। कभी एक सेकंड पर यहां पर होगा, अगले सेकंड कहीं और पहुंच जाएगा, है ना, बहुत तेज मूव कर रहा है वो। तो इस तरीके से बेटा पूरा आप इस पूरे एरिया को क्या बोलोगे, अगर ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस वेव फंक्शन को, यानी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इस चीज को क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। ये चैप्टर इतना ऐसे मोड पर आ चुका है ना, जहां पर चीजें बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा बेटा क्या है कि ये सब चीजें आपने कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा नया लग रहा है, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। और इसकी सिंपल डेफिनेशन भी लिखी है बेटा, देखो बोल के बताता हूं। इट इज रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड रिवॉल्विंग इन इट, यानी ये बेटा वो एरिया है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बेटा,
ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक तरीके से यहाँ पर इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब है ये एक ऐसा एरिया है बेटा, एक ऑर्बिट के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करता है ना? तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही मूव करता है, किसी फिक्स ऑर्बिट में, जैसे के शेल में, एल शेल में, जिस भी शेल में मूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको बेटा आप क्या बोल सकते हैं, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसको बोलेंगे इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है वो ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसके मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा है मैंने। अब आप लोग बेटा कल आपसे बहुत गुजारिश है कि एक बार बेटा आप लोग खुद इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि काफी मुश्किल चीजें इसमें दे रखी हैं। कल मैं पूरा समझाऊंगा ये साइज स्क्वायर के बारे में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो एक बार बेटा सभी बच्चे यहां तक आप लोग पढ़ लेना सारा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पूरा पढ़ो, इसके पॉइंट्स भी देख लेना, फिर कल आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप आज पढ़ोगे तो। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, फिर कुछ लॉ है उसमें, जैसे अबाउ प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं, ये सब चीजें पढ़नी है। तो एक बार इससे पहले बेटा, ठीक है, आज जो पढ़ा है उसको भी पढ़ लेना, और जो मैं बता रहा हूँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर पॉइंट्स हैं उनको एक बार सेल्फ स्टडी करके देखना। ठीक है शांत, तो ज्यादा बेटर बेटा समझ में आएगा। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा? पूजा अभी जो पढ़ाया बेटा कितना समझ में आया? एक बार रिवाइज जरूर करना बेटा, एक बार सभी बच्चे बेटा रिवाइज जरूर करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि नई चीजें पढ़ रहे हो बेटा, ये सब चीजें आपने कभी भी नहीं पढ़ी, श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो एक बार अगर आप लोग रिवाइज करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो तो एक बार रीड करना और फिर अगर नहीं आया तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। चलो ओके बाय, टेक केयर।